उत्तराखंड विधानसभा में 18 मई 2015 को एक इतिहास रचा गया। इस दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने व्यापक संसदीय अनुभवों के आधार पर विधायकों को बहुत सारी नई बातें कहीं, बहुत सारी नसीहत भी दी। इस मौके पर राज्यसभा टीवी ने इस पूरे कार्यक्रम का विशेष प्रसारण किया। आइए आपको दिखाते हैं यह कार्यक्रम। भारत के माननीय राष्ट्रपति जी श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय राज्यपाल श्री के पॉल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण, प्रतिष्ठित अतिथिगण, अधिकारीगण तथा पत्रकार बंधुओं, हम सौभाग्यशाली हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी उत्तराखंड की विधानसभा को संबोधित करने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड विधानसभा की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन तथा स्वागत करता हूं। हम हृदय से आभारी हैं कि आपने इस विधानसभा को संबोधित करने का हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। प्रदेश की विधायिका के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है, जब आपके दीर्घ संसदीय, शासकीय, शास्त्रीय तथा राजनीतिक अनुभव, प्रतिभा तथा विचारों का लाभ हमें प्राप्त होगा। देवभूमि उत्तराखंड अनेक महान विभूतियों की तपस्थली तथा आराध्य रही है। महान संत स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड के चंपावत बाबाघाट तथा अल्मोड़ा में पैदल भ्रमण किया और चंपावत में मायावती आश्रम स्थापित किया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने नैनीताल जनपद के रामगढ़ में प्रवास के दौरान अमर कृति गीतांजलि के कुछ अंशों की रचना की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अल्मोड़ा जिले के कौसानी में प्रवास के दौरान अनासक्ति योग के विषय में लिखा। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड सदैव प्रिय रहा। महान लेखिका महादेवी वर्मा भी प्रायः ग्रीष्मकालीन में यहाँ प्रवास किया करती थी। हमारा सौभाग्य है कि इसी कड़ी में देश के प्रथम नागरिक के रूप में श्री प्रणब मुखर्जी का सामीप्य हमें प्राप्त हो रहा है। आशा है आपका उत्तराखंड प्रवास सुखद एवं स्मरणीय रहेगा। माननीय राष्ट्रपति जी, अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। विकास की तीव्र चाह मन में लिए हजारों लाखों उत्तराखंड वासियों ने राज्य निर्माण आंदोलन में भाग लिया। इस अवसर पर मैं उन सभी शहीदों का हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने जनभावनाओं को मूर्त रूप देने में अपने प्राण तक न्यौछावर किए। यह राज्य सदैव उनका ऋणी रहेगा। उत्तराखंड विधानसभा की पहली बैठक 12 जनवरी 2001 को हुई। तब से भारतीय लोकतंत्र के उच्च सिद्धांतों एवं परंपराओं पर चलते हुए उत्तराखंड की विधानसभा ने अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए हैं। 14 वर्षों की अल्प आयु में ही इस सदन में 250 से अधिक विधेयक पारित हुए हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के दैनिक जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों के लिए एक मजबूत विधायी तंत्र की स्थापना हुई है। राज्य में अब तक गठित तीनों विधानसभा के सदस्यों ने महत्वपूर्ण अवसरों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के सक्षम चुनौतियों का मिलकर समाधान किया है। उन्होंने अपने ज्ञान, विवेक और परिश्रम से प्रदेश में संसदीय लोकतंत्र की नींव मजबूत कर सशक्त उत्तराखंड का मार्ग प्रशस्त किया है। समय समय पर नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के पद को सुशोभित करने वाले महानुभावों को भी मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सदन में उच्च संसदीय परंपराओं के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे विश्वास है कि ये परंपराएं आगे चलकर और अधिक
पल्लवित एवं समृद्ध होंगी। महोदय, मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जनभावना के अनुरूप प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद चमोली के गैरसैंण में गत वर्ष जून में विधानसभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित किया गया। नवीन गैरसैंण विधान भवन का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। मुझे बताते हुए भी प्रसन्नता है कि ग्रीन इनिशिएटिव के रूप में पेपरलेस विधायिका की ओर बढ़ते हुए विधानसभा में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्रोसेस ऑटोमेशन की पहल की गई है। इसके अंतर्गत विधानसभा तथा उसके सचिवालय के विभिन्न कार्यों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, जिससे सरकारी विभागों के साथ तारतम्य से माननीय सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं ऑनलाइन सुलभ हो सकेंगी। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्र के गणतांत्रिक स्वरूप को अंगीकार किया गया है। राष्ट्र के संघीय ढांचे के स्वरूप को और अधिक मजबूती प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि अनेकता में एकता की हमारी विरासत पूर्ण रूपेण पुष्पित एवं पल्लवित हो सके। दलीय राजनीतिक व्यवस्था के बदलावों का संघीय ढांचे की मजबूती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस दिशा में माननीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन देश को सदैव मिलता रहेगा। हमें विश्वास है कि आपके गतिशील नेतृत्व में राष्ट्र के सभी विधानमंडलों के हित पूर्णतः संरक्षित रहेंगे। मैं आप पूरे उत्तराखंड के वासियों की ओर से, अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको आमंत्रित करता हूं कि एक बार केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आप जरूर आएँ, ये मेरा आपसे अनुरोध है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका तथा अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों का इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अब माननीय प्रतिपक्ष के नेता माननीय भट्ट जी संबोधित करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय स्पीकर साहब और नेता सदन माननीय हरीश रावत जी और सभी सदन के हमारे मंत्रीगण और हमारे साथी सभी मेंबर, आज विधानसभा में पहली बार आपको पाके हम सब लोग बहुत ही गदगद हैं। यह सदन एक गरिमामय सदन है। छोटा सदन जरूर है। हम लोग तो उत्तर प्रदेश में थे, हमारे कई साथी उत्तर प्रदेश में थे। पहले लगता था कि हम कहीं छोटे से सदन में आ गए हैं, लेकिन आज इसमें रम गए हैं। ठीक तरीके से आदान प्रदान, बोल चाल, पक्ष विपक्ष, सारी जितनी भी लोकतंत्र की परंपराएं होती हैं उसको प्रतिष्ठित करने का हम सब लोग प्रयास करते हैं। संसदीय इतिहास, संसदीय परंपराएं, संसदीय कमिटमेंट, ये सब इसके ज्ञाता आप हैं। तो आपके सामने तो कुछ बोलना, सूरज को दीपक दिखाना है। आपने जितना लिखा है आर्थिक क्षेत्र से लेकर सामाजिक क्षेत्र में, और आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो संसदीय परंपराओं के ज्ञाता और जो इसको ठीक तरीके से राह पर ले जाने वाले हैं। इसलिए आपका आज का उद्बोधन हम सबके लिए एक पाथेय का काम करेगा। विद्या ददाति विनयम जो कहा गया है, इसकी आप साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। इतने विद्वान होने के बावजूद भी घमंड कभी कभी रावण जैसे विद्वान को भी आता है और उसको नीचा देखना पड़ता है, परंतु इतनी विद्वता और इतनी विनम्रता एक साथ देखने को कम मिलती है। मान्यवर, आपकी दीर्घायु की हम कामना करते हैं और आपका जो संसदीय ज्ञान है और आपका पूरा जो एक लंबा इतिहास प्रजातंत्र का है वो पूरे देश को मिले और हम सबको आपका कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन मिलते रहे। इस अवसर पर मैं ये प्रार्थना भी प्रभु से करता हूँ। मान्यवर, ये देवभूमि है। वैदिक रीति रिवाजों में जो मान्यता रखते हैं उनका एक मन में अटल विश्वास होता है कि हम 4 धाम यात्रा करें और दोबारा पुण्य के भागी बने और भारत भूमि और उसके देवभूमि उत्तराखंड में पुनर्जीवन व्यतीत करें और पुनर्जन्म हमारा हो। परंतु 16-17 जून के बाद से हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते। अभी हम लोग लगातार इसको सजने संवारने का काम कर रहे हैं। आज भी 4 धाम यात्रा में जो रौनक एकमुश्त लौटनी चाहिए थी
वो उस किस्म से अभी नहीं आ रही है। धार्मिक पर्यटन है, प्राकृतिक छटा है, सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन जो चहल पहल थी वो अभी उतनी नहीं लौटी है। हम सबको इसकी चिंता है और हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। अभी सच माने में हम उस हादसे से अच्छी तरह से उबर नहीं पाए हैं। पलायन हमारी मुख्य समस्या है। पृथक राज्य बनने के बाद भी पलायन अभी तक हमारा रुका नहीं है, लगातार द्रुत गति से चल रहा है। मान्यवर, चाहे हम एक दूसरे पर कितने आरोप प्रत्यारोप लगाएं, परंतु स्वस्थ संसदीय परंपरा में जिस तरह से देश की संसद को, इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, उस तरह से हम सारे सदन के मेंबरान को इस प्रदेश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। हमारा प्रदेश नेपाल, तिब्बत, चाइना इससे लगता है और हम लोग एक किस्म से भारत के प्रहरी के रूप में भी काम करते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में पूरे देश की पर्यावरण की गारंटी हमने ली है। अगर देखा जाए तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी, अनिल जोशी जी, गौरा देवी, ये तमाम चीज़ें यहीं से उत्पन्न हुई, जिसको हमने चिपको आंदोलन का नाम दिया और पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया। हमारी माताओं बहनों की स्थिति बहुत अच्छी यहाँ नहीं है। 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर से लकड़ी और घास पर्वतीय क्षेत्र में लाती हैं। बहुत दुखद स्थिति उनकी होती है, लेकिन इसके बावजूद पर्यावरण की रक्षा करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और वीरता से आगे हमेशा हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर राष्ट्रकवि सुमित्रानंदन पंत, शिवानी, थल सेनाध्यक्ष वीबी जोशी, पेशावर कांड के मुख्य नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, आज़ाद हिंद फौज के शहीद दुर्गामल, 29वीं गढ़वाल राइफल के विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले दरबान सिंह एवं गबर सिंह नेगी, मथेला में सिंचाई नहर का निर्माण करने वाले तथा उत्तराखंड के लौह पुरुष कहे जाने वाले माधो सिंह भंडारी, वीरांगना तीलू रौतेली, कुंती वर्मा, मंगला वर्मा इसी जन्मभूमि में पैदा हुई हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में हमारी बहनों ने जबरदस्त काम किया है, जिसको विश्व ने भी स्वीकार किया है। जो अभी प्रसिद्ध पर्वतारोही बचेंद्री पाल जी के बाद से 2 जुड़वा बहनें तांगसी और नुंगसी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल पाने वाले प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वैद्य बालेंदु पद्मश्री, जिनको कैंसर रोग में विशेष महारत हासिल है, इसी प्रदेश के रहने वाले हैं। धार्मिक क्षेत्र में विभूषित स्वामी सत्यमित्रानंद जी एवं योग के विश्व प्रसिद्ध योगाचार्य स्वामी रामदेव जी की भी कार्यस्थली और कर्मस्थली यही रही है। मान्यवर, यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ होने के कारण स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा जैसी बुनियादी ढांचे में बहुत ज़्यादा सुधार अभी तक करने की हमको और आवश्यकता है, उतना हो नहीं पाया है। गंगा का उद्गम स्थल यही है। गंगा यमुना की संस्कृति जो आज पूरे देश में है वो हमको विरासत में मिली हुई है। यहाँ की जड़ी बूटियों का शुद्ध अंश गंगा में मिलके उसको अमृत कहलाता है, अमृत बनाता है। हिमालय क्षेत्र के होने के कारण पूरे देश की पर्यावरण की सुरक्षा की गारंटी भी हमारे ऊपर ही है। और इन सब बातों के होते हुए भी मैं एक बात की ओर आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं मान्यवर। जिस तरह से लोकतंत्र का मंदिर हमारी संसद है, ठीक उसी तरह से ये भी हमारे प्रजातंत्र का एक मंदिर ही है, जहां आज हम बैठे हैं। और हम सबकी अपेक्षाएं एवं आकांक्षाओं का सबसे बड़ा केंद्र, पवित्र स्थल हमारी विधानसभा है। जनता की अपेक्षा रहती है कि हम सब जन अपेक्षाओं के अनुकूल कदम उठाएं और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें, और ये होना भी चाहिए, यही प्रजातंत्र है। परंतु कई अवसरों पर संसदीय मर्यादाओं, परंपराओं एवं संसदीय प्रतिबद्धताओं एवं संसदीय शिष्टाचार को तार तार होता देखकर हम सबको चिंतित होना स्वाभाविक है। आदर्श संवैधानिक पदों पर बैठने वाले हम सभी लोग स्वार्थ से ऊपर उठकर समभाव से सोचें ताकि लोकतंत्र जीवित रह सके, यही प्रजातंत्र का मूल मंत्र भी है। हम हमेशा से इस परंपरा को मानने वाले हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। यही लोकतंत्र का मूल मंत्र भी है।
क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन हर प्राणी में होता है, लेकिन मनुष्य में एक चीज और बढ़ के है, ब्रेन, दिमाग। और उस दिमाग का यूटिलाइजेशन अगर कोई करता है, वो समाज में काम करने वाले व्यक्ति, जिनको पॉलिटिकल भी कहते हैं, सामाजिक भी कहते हैं, वो किसी भी दिशा में जाके इस देश को, समाज को एक निश्चित दिशा दे सकते हैं, निश्चित गति दे सकते हैं। अंत में मैं पुनः आपका स्वागत करना चाहूँगा। नमामि गंगे योजना हमारी चल रही है और मैं समझता हूँ कि केंद्र की जितनी योजनाएं चल रही हैं, हम और सरकार मिलजुल के उनको आगे ले जाएंगे, जिसमें आपका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलते रहेगा। 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है मान्यवर। ये एक बहुत बड़ी बात भारत के लिए हुई है। जो विश्व गुरु कहलाता था, आज वो विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरे दुनिया में भारत का डंका बोलेगा, कोई दल नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, भारत का डंका बोलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारा हरिद्वार और ऋषिकेश को योग की राजधानी भी कहा गया है। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं आपसे कि अगर एक योग विद्यालय की घोषणा आज यहां हो जाए, एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि एक योग विद्यालय यहां पर खुल जाए। और अंत में मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप यहां 4 धाम में तो आए ही, जो मुक्ति देने वाला धाम है चारू धाम, इसके अलावा मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, चौपता, कार्बेट नेशनल पार्क, जागेश्वर धाम, रीठा साहिब, माँ पूर्णगिरी देवी, पाताल भुवनेश्वर, फूलों की घाटी, राजाजी पार्क, पंच केदार, हेमकुंड साहिब, छोटा कैलाश आने का निमंत्रण भी आपको देता हूं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जीवन में अगर एक बार भी देख ली। पाताल भुवनेश्वर खुद मैंने जब देखा, ऊपर से पूरा मैदान और इतना सा रास्ता और उसके नीचे जाके बहुत बड़ा मैदान, मिरेकिल है कुछ चीज़ें हमारे वहाँ। जब भी आप यहाँ आए, हम कृतार्थ होंगे आपके आने से। आज आपने हम सबको कृतार्थ किया है, धन्य किया है। और पुनः मैं पूरे प्रदेश और अपने सदन की तरफ से गदगद होके आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। परम आदरणीय प्रकांड विद्वान, भारत के गौरव श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत पाल, माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री गोविंद सिंह कुंजवाल, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट, माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैथुरी, मंत्रिमंडल के सहयोगी एवं माननीय सदस्यगण, आज हम समस्त विधानसभा सदस्य 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का इस गौरवशाली सदन में हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे लिए यह क्षण अत्यधिक गौरवशाली है। महोदय, आपने हमारे सदन को संबोधित करने का निश्चय कर हमारा मान बढ़ाया है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। आपसे अधिक निकट से किसी अन्य ने भारत के लोकतंत्र को विकसित होते और राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते नहीं देखा है। 4 दशक से भी अधिक समय से आप हमारी संसदीय प्रणाली को एक शिल्पी के रूप में संवार रहे हैं। आज के आगे बढ़ते भारत के निर्माण की प्रत्येक ईंट पर आपका नाम अंकित है। आपके कुशल शिल्पी मस्तिष्क ने भारतीय लोकतंत्र और आधुनिक भारत के निर्माण की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाया है। आज आप हमारे मध्य हैं। आपका संबोधन इस नवोदित राज्य के प्रत्येक पक्ष को प्रेरित करेगा एक सक्षम, उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ते हुए उत्तराखंड के निर्माण के लिए। विगत वर्षों के दौरान हमने आपदा की भयावह त्रासदी झेली है। सबके सहयोग व आशीर्वाद से हम त्रासदी से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम में चल रहा पुनर्निर्माण का कार्य हमारे सामूहिक संकल्प का द्योतक है। त्रासदी की व्यापकता से पूर्णतः उबरने और तेज़ी से आगे बढ़ने में हमें समय लगेगा। इस दौर में हमें उदार आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। आपदाग्रस्त विशाल भूभाग जो 5 से अधिक जिलों को अपने में समेटे हुए है, पुनर्निर्माण की एक कठिन चुनौती है। आपदा से संकटग्रस्त 350 गांवों का सुरक्षित स्थान पर विस्थापन राज्य के सम्मुख सबसे बड़ा सवाल है। मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है, हम मात्र अपने दम पर इस बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमें उदार सहयोग की अपेक्षा है।
इसे एक राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में स्वीकारने का निवेदन करता हूँ। महोदय, हमारा संकल्प है कि हम हिमालय के इस भूभाग में स्थित अतुलनीय संस्कृति एवं अन्य राष्ट्रीय धरोहरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इस भूभाग में माँ गंगा और यमुना का मायका है। जल संवर्धन के अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए वर्षा के जल संरक्षण पर बोनस देने की नीति लागू करने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। हरित उत्तराखंड उत्तर भारत के पर्यावरण की गारंटी है। हम वृक्षारोपण के लिए अपने नागरिकों को प्रेरित करने हेतु उन्हें नगद प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। हमें मालूम है हमारी इन्हीं विशेषताओं के संरक्षण के लिए ही हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आप जैसे कुशल अर्थशास्त्रियों की देखरेख में हमारे राज्य के लिए निर्धारित योजनाओं में धन आवंटन की अत्यधिक उदार नीति का काम करती रही है। सभी केंद्रीय सरकारों ने इस नीति का पालन किया है। आदरणीय महाशय, हम सीमा के प्रहरी भी हैं। हमारा विशाल भूभाग चीन और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। आर्थिक अवसरों के अभाव में इस सीमांत क्षेत्र से निरंतर खाली होते गांव किसी भी मुख्यमंत्री की चिंता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चिंतनीय है। हमारी सरकार पलायन को रोकने के लिए प्रयत्नशील है। इस सत्य को देश को भी स्वीकारना होगा कि सीमांत क्षेत्रों से पलायन रुके और इस हेतु राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। आपदा व संकट की चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ते रहना हमारा राजकीय संकल्प है। हमें पूरा भरोसा है हमारे इस संकल्प की पूर्ति में हमें पूर्ववत सबका सहयोग मिलता रहेगा। महोदय, हम आज आपके संसदीय ज्ञान के अपूर्व भंडार से कुछ मोती ग्रहण कर अपने राज्य की संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने का संकल्प लेते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे निरंतर इन दशकों में आपके सानिध्य का सौभाग्य मिला है। आप अपने पद से नहीं बल्कि अपने अद्भुत प्रतिभाजन्य ज्ञान से पहचाने जाते हैं। देश के राजनीतिक जीवन के प्रत्येक पक्ष में आपके ज्ञान से लाभ उठाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। पक्ष हो या विपक्ष, आपके प्रशंसकों की इस बड़ी जमात में सौभाग्य से सम्मिलित होने का मुझे भी मौका मिला है। आज उस श्रृंखला में हम सब शिष्यवत आपके ज्ञान का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। हम सब नतमस्तक होकर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको विश्वविख्यात गंगा आरती व भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। आदरणीय राष्ट्रपति जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्रीगण एवं माननीय विधायकगण, उत्तराखंड के लिए यह सौभाग्य की बात है कि भारत के राष्ट्रपति विधानसभा सदन को संबोधित करने के लिए आज हमारे बीच पधारे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय राष्ट्रपति के स्वागत हेतु यहाँ पर उपस्थित होना मेरे लिए विशेष गौरव का विषय है। राज्य विधानसभा को संबोधित करने की स्वीकृति के लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पर मैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी माननीय सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी देता हूँ। देश की आज़ादी के लिए समय अलग अलग भाषाओं तथा जातियों की विशिष्ट विविधता को देखते हुए हमारे महान राष्ट्रीय नेताओं ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और पंथ निरपेक्षता पर आधारित लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप को अपनाने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 47 में आज़ादी के बाद 26 जनवरी 50 को भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वरूप को अंगीकार करना और दुनिया से उपनिवेशवाद की समाप्ति की शुरुआत होना आज़ादी के प्रेमियों के लिए वास्तव में एक महान प्रेरणा का समय था। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा एवं सक्रिय लोकतांत्रिक देश है, जिस पर हम सबको गर्व है। माननीय महोदय, आज हम सब लोकतंत्र के इस पावन स्थल उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में उपस्थित हैं, जो 14 वर्ष पूर्व गठित इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई और लोकतांत्रिक व्यवस्था का हृदय स्थल है।
यह विधानसभा जनमानस की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य की जनता अपनी संपूर्ण शक्ति एवं अधिकार इसके माध्यम से ही प्राप्त करती है। माननीय राष्ट्रपति जी, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के गठन के पश्चात प्रारंभिक चुनौतियों के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए हम निरंतर मजबूत हो रहे हैं। राज्य गठन के बाद 2 वर्ष की अंतरिम विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने पर वर्ष 2002 में विधानसभा का पहला चुनाव संपन्न हुआ। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के जागरूक तथा शांति प्रिय नागरिकों व विभिन्न राजनैतिक दलों के सहयोग से राज्य गठन के बाद संपन्न 3 विधानसभा और 3 लोकसभा निर्वाचन लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपादित हुए। उत्तराखंड के नागरिकों की यह एक बड़ी उपलब्धि है कि आज तक यहाँ किसी भी चुनाव संबंधी प्रक्रिया में कोई आपराधिक घटना नहीं घटी। पर्वतीय राज्य की कठिन परिस्थितियों के बावजूद विधानसभा चुनाव 2002 में 54.21%, 2007 में 63.96%, 2012 में 73% मतदान हुआ। इसी प्रकार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2004 में 48.74%, 2009 में 53.96% और 2014 में 62.15% मतदान ने यह साबित किया है कि हमारे राज्य के नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा, अपनी अधिकारिता और जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। इन सभी निर्वाचनों में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी ने उत्तराखंड में महिलाओं की जागरूकता तथा लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था का सुखद संदेश दिया है। वर्ष 2013 की आपदा के कारण देश दुनिया में उत्तराखंड के प्रति जो धारणा बन गई थी, हमने उसे चुनौती के रूप में लिया और आज हम उत्तराखंड का आपदा से पहले का वैभव वापस लाने तथा यहाँ आने वाले प्रत्येक पर्यटक और तीर्थयात्री के सुरक्षित व सुविधाजनक स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपसी चर्चा, विचार विमर्श तथा लोकहित के निर्णयों के विषय को ध्यान में रखते हुए देश की सभी विधानसभाओं में उत्तराखंड विधानसभा का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है। हमारे विधानसभा सदस्यों में उत्तरदायित्व के प्रति गंभीरता, सदन में शिष्टाचार निभाने की परंपरा, जनहित के कार्यों को समय पर रचनात्मक ढंग से पूरा करने तथा सामाजिक समरसता बनाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई देती है। सभी विधायकों का यह प्रयास रहता है कि राज्य में समावेशी विकास से सभी धर्मों तथा वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके। मैं आशा करता हूँ कि यह परंपरा भविष्य में भी बरकरार रहेगी। उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। भरपूर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, पलायन, चिकित्सा एवं शिक्षण सुविधाओं के अभाव की चुनौतियों के बावजूद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के प्रयास जारी हैं। राज्य गठन के आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण में विधानसभा भवन निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। हमें आशा है कि इससे राज्य के विकास को और तेज गति मिलेगी। यह महसूस किया गया है कि लोकतांत्रिक इकाइयों की मजबूती से प्राप्त विकास दर में वृद्धि, संतुलन तथा स्थिरता लाकर आम आदमी को लाभ दिलाया जा सकता है। महोदय, मेरी सरकार एक स्वच्छ, पारदर्शी, सक्रिय तथा जवाबदेह सुशासन के आधार पर अपने कार्य दायित्वों का निष्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए आपको धन्यवाद करता हूं। अब आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। जय हिंद। Dr. Krishnakant Paul, Governor Uttarakhand, Sri Gobind Singh Kunjwal, Speaker Uttarakhand Legislative Assembly, Harish Rawat,
Chief Minister Uttarakhand, Leader of the Opposition, distinguished members of the Uttarakhand Legislative Assembly, ladies and gentlemen. It's indeed a privilege for me to be present amidst you this afternoon and to have the opportunity of addressing this distinguished gathering, which has already earned its reputation as one of the leading exemplary legislative body in our nation. I am indeed happy to receive the invitation from the Honorable Speaker, Sri Govind Kunjwal, to address the Legislative Assembly, which I do consider is a very pleasant and enjoyable duty for me, as before assuming the office of the President of the Republic, from my early days, I spent nearly 4 decades of my life in 2 chambers of Indian Parliament. I am particularly happy to be present in this august body because all the chief ministers of Uttarakhand, I had the privilege of working with them in various capacities in Parliament, starting from Narendra Tiwari to Harish Chandra Rawat, in between Major General Khanduri, Nishank and Ajit Bahuguna. All of them I had the privilege of working with in various capacities as member of Parliament. Uttarakhand has truly been described as Devbhumi, or the abode of gods. Nestled in the foothills of the Himalayas, it is home to snow-capped mountains and glaciers, as well as the holiest of rivers, Ganga and Jamuna. Further, the simplicity, warmth and hospitality of the people of this state is well known across the country. Uttarakhand shares international borders with 2 of India's most important neighbors. On your northeast is China, while in the southeast is Nepal. Recently, tragedy struck Nepal in the form of series of earthquakes, leading to large-scale devastation and loss of human lives. I take this occasion to extend my deepest condolence to the families of our brothers and sisters in Nepal who have lost their lives in this tragedy. The Government of India is extending all possible help and support, and we have assured the government and people of Nepal that we are with them in this hour of need. Honorable members, the mountains of Uttarakhand are believed to be chosen residence of the gods. It is said that great Rishi Vedavyas wrote his Mahabharata here, and Guru Dronacharya had his ashram near Dehradun. The Pandavas are believed to have stopped by Uttarakhand on their final journey. Jagat Guru Adi Shankaracharya visited Kedarnath in 8th century and according to some attained Nirvana here. The famous Advaita Ashram established by Swami Vivekananda is situated at Mayavati in Champawal districts of the state. Some of the most sacred places of India are located in Uttarakhand.
The Char Dham Yatra, encompassing Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath, occupies a cherished place in the heart of most of Indians. Haridwar draws people from all over the world who come to take a holy dip at Har Ki Pauri. The state is also home to Sri Hemkant Sahib and Piran Kaliyar, which are visited by people in large numbers from India and abroad. One of the routes of the famous Kailash Manas Sarovar Yatra also passes through Uttarakhand. I compliment all of you for the efforts made to rebuild the state after the natural disasters of 2013. It is reassuring to know that the Char Dham Yatra has begun on time this year and is attracting people in large numbers. I am also happy that the Assembly has been united in its deliberations on how to face extraordinary situations like natural disasters. I congratulate you. Honorable members, born in the year 2000, Uttarakhand has made significant progress since it became the 27th state in the Indian Union. Uttarakhand has been a leader in efforts of sustainable development. The country's first effort at conservation of forests, the Corbett Park, came up in 1936 in this region. It was the first park of this kind, not only in the country, but in the whole of Asia. The world-famous Chipko movement was launched by Gaura Devi, a simple village woman from the remote village of Ruini in district Chamoli. It subsequently gained momentum under the leaderships of various environmentalists, including Sundarlal Bahuguna. The message of the popular Chipko song, soil is ours, water is ours are those forests, our forefathers raised them, it's we who must protect them, will fill anyone's heart with joy. The 12,001 panchayats, which manage a sizable portion of the state's forest through community participation, are an institution unique in this country. Uttarakhand also has the distinction of increasing the forest cover by more than 11,000 square kilometers during the first 10 years of its existence. Uttarakhand has successfully brought down the percentage of the people living below the poverty line from 32.7% in 2004-05 to 11.3% in 2012. 99% of the villages have been electrified in the state. Uttarakhand has registered an annual rate of about 10% GDP growth. However, this growth has not been uniform, and I believe hill areas lagged behind. I am happy to know that the state intends to make Gailisands in Chamoli districts as the summer capital of the state, and constructions of the new Vidhan Sabha Bhavan has started. The measures taken by the state government to improve governance, such as e-treasury, computerization of land records, online delivery of the public services, online grievance redressal mechanism, will surely be welcomed by the people. I also appreciate the green initiatives and process automation undertaken by the Assembly to move towards a paperless legislature. I congratulate the people of Uttarakhand who have participated actively in the democratic process, overcoming physical and geographical barriers such as hilly and forest terrain. The voting percentage in the assembly elections has steadily increased from 54.34% in the assembly elections of 2002
to 67.22% in 2012 elections. Moreover, all three elections witnessed a change in the treasury benches. The hallmark of the vibrant democracy is the ballot form, the basis of the transitions of power. Honorable members of this distinguished Legislative Assembly, the founding fathers of our Republic were convinced that the parliamentary system was best suited to our ethos and genius. Dr. Ambedkar, the chairman of the Constitution Drafting Committee, said, and I quote, "Under the non-parliamentary systems, such as the one exists in the United States of America, the assessment of the responsibility of the executive is periodic. It is done by elections. In England, where the parliamentary system prevails, the assessment of responsibility of the executive is both daily and periodic. The daily assessment is done by members of parliament, in your case, members of this assembly. The legislative assembly, through questions, resolutions, no confidence motions, adjournment motions, debates on addresses and various other issues moved through a substantive motion. Periodic assessment is done by the electorate at the time of the election, which may take place every 5 years or earlier. The daily assessment of the responsibility, which is not available under the American system, it is felt more effective than the periodic assessment and far more necessary in a country like India. The draft constitution, in recommending the parliamentary system of executive, has preferred more responsibility than more stability." Unquote. Covering a country of the size and diversity of India and managing challenges that arise on account of region, language, ethnicity, caste and religion is a stupendous task. Yet, the parliamentary system has taken deep root in our soil, and we have successfully conducted 16 general elections to the lower house of parliament, as well as innumerable elections to our state legislatures and local bodies. Our parliamentary democracy today evokes awe and admiration across the world. Honorable members of the Legislative Assembly, the Constitution of India places the Legislative Assembly at the center of the governance in a state and conceives it as the primary institution of good governance and socio-economic transformation. The job of a legislator is 24/7 hours responsibility. Legislators must at all times be committed to addressing the problems of the people. They must give voice to the grievances of the public by raising them on the floor of the House and act as the link between the people and the government. They must always keep in mind that young and aspirational Indians expect them to be service providers. They will demand an account how they have performed at the 5 years. Every one of us who are in the elected office must remember that the people are our masters. Each one of us is here because we solicited votes and received their endorsement. One should not forget, in this country, from the office of the president to that of a village panchayat, the candidates are to seek votes. Nobody offers vote voluntarily. Therefore, seeking vote from the electorate, if we do not
serves them, I do feel it is a gross dereliction of duty. The cardinal principle of effective functioning of the parliamentary system is that majority will rule and minority will oppose, expose, and if possible depose. However, minority must accept the decisions of the majority, while the majority will have to keep the views of the minority with great respect. In the assembly, discipline and decorum must always be maintained, and rules, conventions, and etiquette observed. Parliamentary practices, procedures, and conventions are meant to provide for orderly and expeditious transaction of business of the House. Dissent should be expressed with decency and within the concerns of the parameters of parliamentary devices. Democracy should compose of 3 Ds: debate, discussion, dissent, decisions, and there is no additional D, disruption, which unfortunately in many of the state legislatures and central parliament we have introduced now, but in parliamentary system there is no scope of disruption. Dissent, yes. Decision, must. Debate, inevitable. But for God's sake, don't indulge in disruption of the proceedings. Another point to which I would like to draw your attention, that is the time taken for the legislations. It is unfortunate that time devoted by legislation has been gradually declining across the country. The presiding officers' conference more than once have decided that at least 100 days sittings in Parliament and in state legislature should take place. With the heightened complexity of administration, legislation must be preceded by debate, discussions, and thorough scrutiny. If not, it will fail to deliver the desired results or meet its objectives. And particularly, there is a need of the utmost cautions in the matters of legislation, money, finance. Every year you pass your budget, but you always remember, if you do not properly scrutinize it, if you do not apply your mind, either in the proposal of taxations or in the proposal of the appropriation, there may be serious errors. This is a unique power which has been vested in the directly elected representative of the people, either in the members of the assembly or in the members of the Lok Sabha. Without your approval, no tax can be levied. Without your approval, not a single penny can be spent, and no service can be introduced by the executive. Without your approval, not a single penny can be withdrawn from the consolidated fund of the state or the consolidated fund of the union. Therefore, this power is to be exercised with utmost care, caution, and patience. It's a matter of satisfaction that the current 16th Lok Sabha has assumed its role and responsibilities in right manner. Until now, the 16th Lok Sabha has sat for 90 days and passed 55 government bills. 24 bills were passed in the just concluded 4th session of the 16th Lok Sabha. Further, the House sat for 55 hours and 19 minutes in the 4th session to transact
the urgent government business. 7 hours and 4 minutes were sadly lost due to interruptions and forced adjournments, which I describe as unwelcome D, that is, disruption. Thankfully, this is less than in many previous sessions. Let me add that a noteworthy feature of this Lok Sabha is that there are 318 first-time members. The time spent on quality debate and discussion has gone up considerably. I am particularly happy that the constitutional amendment bill relating to land boundary agreement between India and Bangladesh was passed unanimously by both houses of parliament. The unanimous vote on the bill, which has conveyed a strong message of friendship to Bangladesh and established to the world that India stands united on matters of great national importance. 41 years has been taken to put the seal of approval of ratification on this agreement, which was signed between the founding father of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, and the then Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi, in 1974, and it has been passed in 2015 in the last session of Parliament. I urge the Uttarakhand Assembly as well as other assemblies to consider increasing the number of the sittings so that the issues of the state can be thoroughly discussed and debated. In order to bring people closer to the legislature, I suggest that our legislative bodies establish museums for the public on legislative practices. They could also invite the students to witness the sessions and organize capacity building programs for members of local bodies such as Gram Sabhas and Panchayats. Honorable members, every legislator should ensure that content and quality of the debate that take place in the chambers are of the highest order. As members of different political parties, individual legislators would be guided by the policies of their respective parties. However, issues of development, public welfare transcend political barriers. It should not be difficult to forge consensus on such issues. In a parliamentary democracy, the oversight function of the legislature is important and dynamic. Legislative oversight is a continuous process carried out in the committee as well as on the floor of the House. Legislators' involvement in the committees, such as like the Public Accounts Committee, Estimates Committee, Departmental Standing Committees, help them develop expertise in the complex working of the governmental functioning and particularly the complexity of today's administrations. The question hour provides a good opportunity to ask searching questions and hold the executive accountable for its actions or inactions and to obtain assurance from the government concerned. This is one of the most important privileges of the legislator for which they had to fight during the British India in the Legislative Council days, and they must ensure that the question hour is fully utilized. Let me narrate a small incident to reinforce this point. There was a famous parliamentarian whose name was Sri S. Satyamurthy. He was an outstanding lawyer, orator, and parliamentarian. He excelled himself in the question hour. In those days, only the Europeans could be appointed as the ministers of the government. Though the designation ministers were not there, they were called the members of the Executive Council. That's why you will notice in the bill introduced in the Parliament, it is not written minister in charge. It is written member in charge.
That means the member of the Executive Council, which was described in those days. So Sir Satyamurthy, he was such a terror in the question hour and used to put searching questions that none of the British members were ready to face him. And collectively, one day they complained to the then Viceroy and Governor General, sir, there is a terrorist in the bench. Naturally, Governor was quite perplexed that where the terrorists have come, that no terrorists have come, but Satyamurthy is the real terror in the question hour and we are afraid to face him. That was the atmosphere created by a great parliamentarian in those days when the opportunities was very limited. Therefore, there is no wonder when during one of his elections, when he was successful, Mahatma Gandhi commented, if there were 10 Satyamurthis, Britishers would have left long ago because the fear of his question to the treasury benches. Honorable members, couple of years back I visited Arunachal, one of the beautiful province and state of ours. I was told there has been a good practice and tradition there amongst the various tribal communities. The traditional tribal councils of the state called Kebang and Bulang recites a passage before every meeting, and I am quoting that passage. I quote, villagers and brethren, let us strengthen our customs and our council. Let us improve our relations. Let us make the laws straight and equal for all. Let our laws be uniform. Let our customs be the same for all. Let us be guided by reason and see that justice is done and compromise reached that is acceptable to both parties. Let us decide while the dispute is fresh, lest the small disputes grow big and continue for the long time. We have come together for a council meeting, and let us speak in one voice and decide our verdict. So let us decide and mete out justice, unquote. If it is true to the tribal society, I do feel it is true to every legislative bodies from parliament to state assemblies. Therefore, modern day legislators would do well to heed the sage advice of the tribals above. Honorable members, the Uttarakhand Legislative Assembly has over the years promoted the welfare of the people of the state through numerous progressive enactments. The time has now come to show the leadership in catapulting the state to new heights. Uttarakhand has all the resources required to develop as a major destination for tourism and an important center for horticulture. Uttarakhand has been a traditional seat of learning. The Indian Military Academy, Forest Research Institute, Lal Bahadur Shastri National Administrative Academy, Wildlife Institute of India, Indian Institute of Petrochemical, and Govind Ballabh Pant Agricultural University are already located here. There is great scope for the state to emerge as an education, sports, and IT hub of the country. Education is the mantra that can transform our nation. I call upon each one of you to personally supervise the state of schools
and colleges in your constituencies and ensure that students go to school, teachers teach them, and the best of education is provided. All of you are aware of Namami Ganga program and Swachh Bharat Abhiyan. This state, which is a home to the holy rivers, a major destination for pilgrims and important center of education, must ensure the success of these programs. Take upon yourself the goal of a clean Ganga and clean India. The gods have blessed your state and people with a wealth of beauty, and I am confident your hard work, strong determination, and conviction will result in happy and prosperous life for each one and every citizen of this state. Let me conclude with a few lines from the great renowned poet Sumitranandan Pant. कोटि कोटि हम श्रमजीवी सूत सब एक मौत एक ध्येय रात, जय भारत है जागृत भारत है. Thank you. Jai Hind. But Mr. Speaker, I must apologize to you. Like most of the other members, I have exceeded the time which I wanted to have to address this distinguished gathering. I would like to be excused by you, Mr. Speaker, for exceeding this time. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, परम सम्मानित राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं मेरे सभी सहयोगी मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्यगण एवं सभी सम्मानित विधायकगण, उत्तराखंड विधानसभा के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। आपकी गौरवमयी उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित हुए हैं। आप भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं। संसदीय इतिहास में हमारे सदन के लिए आज एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। आज आपके आगमन से विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि वो निकट से आपको सुने, जाने और अनुसरण करें। आपकी विद्वता एवं संसदीय ज्ञान की संसद और संसद से बाहर सर्वत्र प्रशंसा हुई है। सरकार में भी संकट मोचक के रूप में आपको जाना जाता रहा है। वित्त विशेषज्ञ के रूप में संसद के सभी माननीय सदस्य आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे हैं। हमारी सरकार चार धाम यात्रा, जो आस्था के केंद्र हैं, के प्रति संकल्पबद्ध है। विपरीत मौसम की स्थितियों के बावजूद, भारी बर्फबारी के बावजूद हमारी कार्यदायी संस्थाएं लगातार काम करती रहीं और चार धाम यात्राएं चल रही हैं। सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। हमारी सरकार दलगत राजनीति से परे पूरे प्रदेश के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। मान्यवर, उत्तराखंड एक नया राज्य है। पर्वतीय राज्य एवं हिमालयी राज्य होने के कारण इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। वर्तमान में विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। आपदा प्रभावित इस राज्य को वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है। कृपया इसमें हमारी सहायता करें। 14वें वित्त आयोग के डेवल्यूशन से हमारे राज्य को 2500 करोड़ की आर्थिक हानि हुई है। आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए इस राज्य को वित्तीय संकट से उबारने में हमें आपकी सहायता चाहिए। आपके संबोधन को बहुत ध्यान से पूरे सदन ने सुना। कुछ उद्धरण भी आपने प्रस्तुत किए और हम लोग एक विद्यार्थी की तरह हमें रोज़ सीखना है संसदीय परंपराओं को, संसदीय ज्ञान को और आप जैसे पुराने अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन को।
इस अवसर पर मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ एवं धन्यवाद देती हूँ। आपके संबोधन से पूरे सदन लाभान्वित हुआ है। आपका बार बार धन्यवाद। वैसे तो उत्तराखंड विधानसभा की उम्र अभी 1.5 दशक की भी नहीं हुई है, लेकिन इस बीच में इसने कई तरह की कीर्तिमानी स्थापित किए हैं, खासतौर पर विधायी मामलों में। विधानसभा ने 285 से अधिक विधेयक पारित किए हैं और कई महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दिया है। इस कार्यक्रम में फिलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और खास कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।